हेलो एवरीवन, रैपिड ग्रोथ क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की कक्षा में हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के चैप्टर 9 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। आज हम फिजिक्स की दुनिया में हैं। कक्षा 10 का 9वां चैप्टर जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन है, यह परीक्षा की दृष्टि से 8 नंबर का चैप्टर है। आज हम इस चैप्टर के बारे में पूर्ण रूप से बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं प्रकाश क्या है, और उसके पश्चात हम इसके परावर्तन, इसके नियम और इस पर आधारित तमाम प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नो टू नीड अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम बात करें प्रकाश के बारे में तो प्रकाश का सीधा सा मतलब है एक ऐसा माध्यम या एक ऐसा स्रोत जिसके माध्यम से हम कोई वस्तु देख पाते हैं। हम जिसके माध्यम से वस्तु देख पाते हैं उसको प्रकाश कहते हैं। प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है। यह प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है और ये चलता हुआ प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकरा जाता है तो यह सीधा गमन न करके किनारों पर बिखर जाता है, जिसे प्रकाश के विवर्तन के नाम से जाना जाता है। हम प्रकाश के परावर्तन से पहले एक घटना जिसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं उसके बारे में बात करें तो प्रकाश की विवर्तन का तात्पर्य है कि प्रकाश जब सरल रेखा में गमन कर रहा होता है, ऐसी स्थिति में जब कोई अपारदर्शी सतह आ जाए तो ऐसी अपारदर्शी सतह में प्रकाश सीधा गमन न करके उसके किनारों पर बिखर जाता है, और बिखर जाने के कारण जो प्रकाश की घटना घटित होती है हम उसको कहते हैं प्रकाश का विवर्तन, जिसे कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखें इस बात का कि प्रकाश क्या है। हमने कहा प्रकाश एक ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। हम इस दुनिया में जितना जो कुछ देख पाते हैं ये सब या इन सब का उत्तरदायित्व प्रकाश को जाता है। हम प्रकाश की वजह से ही किसी वस्तु को देख पाते हैं, और प्रकाश जब किसी सरल रेखा में गमन कर रहा होता है उस समय किसी अपारदर्शी सतह से टकराता है तो वह उसके किनारों पर बिखर जाता है, जिसको प्रकाश के विवर्तन के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में यहाँ तक? yes. अब हम इसके बाद बात करें प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए देखें प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश के परावर्तन की अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब किसी दीवार पर किसी गेंद को फेंका जाता है ना। अब मैं किसी दीवार पर किसी गेंद को एकदम सीधे फेंकता हूं तो वह सीधे मेरी तरफ आती है ना, और मैं उस गेंद को अगर तिरछा फेंकूं तो वह सामने की ओर तिरछी जाती है। तो जिस एंगल से गेंद को किसी दीवार पर फेंका जाए उस एंगल से गेंद उधर की तरफ या सामने की तरफ आती है। बस यहाँ पर हम गेंद की घटना को अगर प्रकाश के रूप में परिवर्तित कर दें तो ये प्रकाश की परावर्तन की घटना हो जाएगी। प्रकाश के परावर्तन का सीधा सा तात्पर्य हुआ कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पर टकराती है, किसी अपारदर्शी सतह पर टकराती है, ये सपोज दैट कोई अपारदर्शी सतह है, जब प्रकाश की किरण इस अपारदर्शी सतह पर टकराएगी, ये प्रकाश की किरण, समझ में आ रही बात? ये प्रकाश की किरण इस अपारदर्शी सतह पर टकरा रही है।
जैसे ही प्रकाश की किरण अपारदर्शी सतह पर टकराती है, उसी समय एक 90 डिग्री के एंगल पर एक काल्पनिक रेखा का निर्माण होता है, जिसे हम जानते हैं अभिलंब के नाम से, है ना। और यह अभिलंब निर्मित होता है 90 डिग्री के एंगल पर। इसके पश्चात प्रकाश किरण इसी सतह से टकराकर इसी माध्यम में वापस लौट आती है ना। ये प्रकाश की किरण किसी सतह पर आई, प्रकाश की किरण आई, हम इसको नाम देंगे आपतित किरण, हम इसको कहेंगे आपतित किरण। और ये प्रकाश की किरण और ये जो 90 डिग्री के एंगल पर एक काल्पनिक रेखा का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं अभिलंब। और ये प्रकाश की किरण जो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट रही है, जिसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब बड़ी गजब बात यह है कि जब प्रकाश की यह किरण आपतित हो रही है और उस समय ये अभिलंब बन रहा है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक एंगल बनता है जिसका नाम है आई, एंगल आई, या इसे कहते हैं आपतन कोण, है ना। और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य एंगल बनता है एंगल आर, एंगल आर, जिसे कहते हैं परावर्तन कोण, है ना। क्या बात समझे कि जब कोई अपारदर्शी सतह पर प्रकाश की किरण टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है, प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहती है। ठीक है। तो हमने यहाँ तक बात की प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन, हमने प्रकाश के परावर्तन में क्या पढ़ा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पर आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, है ना। और प्रकाश के परावर्तन के दौरान आपतन कोण का निर्माण होता है। Yes. और जब किरण वापस परावर्तित हो रही होती है उस समय परावर्तन कोण का निर्माण होता है ना। तो ये एंगल आई और ये एंगल आर, है ना। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि एंगल आई बनता कहाँ है ना, किस स्थान पर एंगल आई बनता है। तो एंगल आई हमेशा बनता है आपतित किरण और अभिलंब के मध्य, है ना। और आपका एंगल आर मीन्स परावर्तन कोण, ये बनता है आपके अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य, है ना। Yes. अब हम इनके नियमों के बारे में बात करें तो परावर्तन के नियमों की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल परावर्तन के नियम, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 1, पहली बात करें तो यहाँ आपको जो आपतन कोण दिखाई दे रहा है और ये जो परावर्तन कोण दिखाई दे रहा है, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, है ना। एंगल आई एंगल आर, ये दोनों बराबर होते हैं। और दूसरी बड़ी गजब बात ये है कि इस अपारदर्शी सतह पर ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आई बात समझ में, है ना। हमने नियम के भीतर 2 नियम इनके मोटे मोटे तौर पर चलते हैं। क्या पढ़ा नियम में? कोण आई बराबर। हाँ, कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और दूसरा कि आपतित किरण, ये आने वाली किरण, और ये अभिलंब और ये जाने वाली किरण जिसे परावर्तित किरण कहते हैं, ये तीनों की तीनों कहाँ स्थित होती हैं? एक अपारदर्शी सतह के एक तल पर, है ना। तो ये 2 नियम याद रखेंगे। अब मैं पूरी बात को रिपीट करता हूँ। हमें अपनी कॉपी में परिभाषा के रूप में या उसे व्यवस्थित करके लिखना कैसे है, लैंग्वेज के रूप में, ध्यान से सुनना। हम प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा में लिखेंगे कि जब कोई सूर्य के प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पर आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर? फिर आपको ये आकृति बनानी है। आकृति के बाद में प्रकाश के नियम, और नियम में पहला लिखना है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, अर्थात एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर? दूसरा लिखना है नियम नंबर 2, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यहाँ तक हमारा परावर्तन क्या हो जाता है? समाप्त। अब हम बात करेंगे कि ये परावर्तन किन चीजों पर लागू होता है। अगर हम इसे व्यवहारिक जीवन में बात करें तो प्रकाश का परावर्तन दुनिया की एक ऐसी घटना है
जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। आज हम कक्षा में जितने विद्यार्थी बैठे हैं, हम जो ये सभी एक दूसरे को देख पा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के कारण। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, इन सब का उत्तरदायित्व प्रकाश के परावर्तन का है ना। अगर प्रकाश के परावर्तन नाम की कोई घटना इस दुनिया में नहीं हुई होती तो आज कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को देख नहीं पाता। हो सकता है हमारी कक्षा में और भी कई अनेकों लोग बैठे होंगे, लेकिन हम उन्हें नहीं देख पा रहे, है ना। हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, मतलब वहाँ प्रकाश के परावर्तन की कोई घटना घटित नहीं हो रही है ना। मतलब प्रकाश के परावर्तन की साफ साफ घटना है कि सूर्य के प्रकाश की किरण आपकी आंख में पड़ी, है ना। सूर्य के प्रकाश की किरण आपकी आंख में पड़ी और वो आपकी आंख में होने के बाद में परावर्तित होकर मेरे आंख तक पहुंची, है ना। और हम जानते हैं कि प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है, तो मुझे पता चला कि प्रकाश की किरण आई कहां से है, और जहां से प्रकाश की किरण आई मुझे वह वस्तु दिखाई दी, मतलब आप दिखे, है ना। या फिर आप मुझे देख रहे हैं, क्या घटनाक्रम है, सूर्य के प्रकाश की किरण मुझ पर पड़ती है ना, और उसके पश्चात ये परावर्तित होकर के आपकी आंख में प्रवेश करती है, तब मैं आपको दिखता हूँ। आई बात समझ में। हम किसी भी वस्तु को इसी घटना के कारण देख पाते हैं। हम कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो सूर्य की प्रकाश की किरण फर्स्ट ऑफ ऑल उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और वहां से परावर्तित होकर के वो हमारी आंख में पहुंचती है, तब जाकर के हमें वह वस्तु दिखाई देती है। आपने अनुभव किया होगा, तो रात के अंधेरे में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, या कमरे में अंधेरा हो तो वस्तु दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वहां पर पहली बात है कि प्रकाश उपस्थित नहीं होता है, और जब प्रकाश उपस्थित ही नहीं होगा तो वह उस वस्तु से टकराएगा ही नहीं, हमारी आंख तक पहुंचेगा ही नहीं, और जब हमारी आंख तक पहुंचा नहीं तो फिर हमें दिखेगा कहां से। सही है कि नहीं? है ना। तो ये हम सब प्रकाश के परावर्तन के कारण देख पाते हैं। तो हमने परावर्तन के बारे में बात समाप्त की। अब हम परावर्तन की घटना पर ही बात करें तो परावर्तन मूल रूप से दर्पण पर आधारित घटना है। तो इसमें दर्पण में भी हम गोलीय दर्पण के बारे में बात करेंगे। गोलीय दर्पण से पहले हम समतल दर्पण के बारे में बात करते हैं। समतल दर्पण क्या है और उसमें प्रतिबिंब और बिंब का पूरा सिस्टम क्या रहता है। समतल दर्पण, प्लेन मिरर। समतल दर्पण, अक्सर हम समतल दर्पण के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। हम घरों में उपयोग में लिया जाने वाला दर्पण, है ना, जिसे हम समतल दर्पण कहते हैं। और यह समतल दर्पण एक इस प्रकार का दर्पण होता है जिसमें प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी समान रहती है ना। ऐसे समझें कि ये कोई एक दर्पण है जिसका ये पीछे का भाग लेप किया हुआ है। ये अक्सर लेप एल्यूमिनियम या फिर चांदी से किया जाता है। चांदी महंगी होने के कारण एल्यूमिनियम का लेप किया जाता है। अब ये समतल दर्पण है, ये सामने कोई यहाँ कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ किसी वस्तु को जब रखा जाता है तो इसमें इसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन समतल दर्पण की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जितना बिंब होगा उतना ही प्रतिबिंब बनेगा, है ना। पहले तो मैं तुम्हें क्लियर करवा दूं बिंब और प्रतिबिंब क्या है। बिंब का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट जो दर्पण के सामने खड़ा रहता है ना। कोई वस्तु जो दर्पण के सामने रखी जाती है ना, वह तो है आपका क्या, बिंब, है ना। ये जैसे मैंने मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट खड़ा किया तो ये तो है आपके बिंब, है ना। और ये बिंब दर्पण में जैसा दिखाई देता है वो है उसका प्रतिबिंब, है ना। बिंब को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब को कहते हैं इमेज, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है ना। और इस दर्पण में जैसा दिखाई देता है वो है क्या, प्रतिबिंब। इस बात का ध्यान रखें। अब इनका सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बात करें। समतल दर्पण की खासियत रहती है कि कोई भी बिंब दर्पण से जितनी दूरी पर है प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। अब मान लीजिए ये दूरी अगर आपके कहीं 20 सेंटीमीटर है, या मैं कह दूं कि 1 मीटर है, सपोज दैट, है ना, 1 मीटर मान लें, तो इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वह भी 1 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, है ना। इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वह भी आपकी 1 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, है ना। और दूसरी बड़ी बात यह है कि समतल दर्पण में
जितनी ऊंचाई बिंब की होगी उतनी ही ऊंचाई प्रतिबिंब की होगी। मतलब समतल दर्पण में ना तो बिंब की ऊंचाई में या प्रतिबिंब की ऊंचाई में परिवर्तन आता है और ना प्रतिबिंब की दूरी में परिवर्तन आता है। मतलब जैसी वस्तु है एज इट इज उसको दिखाया जाता है ना, एज इट इज उसकी कॉपी दर्पण में दिखाई जाती है। यहाँ पर भी परावर्तन की घटना घटित हो रही है। परावर्तन कैसे हुआ कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराई, है ना, और ये सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण से टकराकर हमारी आंख में प्रवेश की तब हमें पता चला कि हमारा फोटो दर्पण में दिखाई दे रहा है ना। हमने कभी अगर ट्राई किया हो तो धूप में या सूर्य के प्रकाश में आप दर्पण को, है ना, दीवार की तरफ करके देखिए, उसका पूरा प्रकाश बनता है ना। तो ये जो घटनाक्रम होता है ना, और आप उसे या फिर इसको अच्छी तरीके से आप एक टॉर्च के द्वारा समझ सकते हो। किसी चिकनी वस्तु पर या दर्पण में ही बात कर लें तो आप सामने से इधर से टॉर्च कीजिए, है ना, दर्पण में, तो आपको सामने की दीवार पर उसका फोकस दिखाई देगा। तो ये परावर्तन के कारण ही हो रहा है सब कुछ। तो समतल दर्पण में बड़ा घटनाक्रम क्या है कि जितनी बिंब की दूरी है उतनी ही किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, और जितनी बिंब की ऊंचाई है उतनी ही ऊंचाई किसकी है, प्रतिबिंब की, है ना। मतलब इधर से तुम अगर अपने हाथ को दिखाओगे तो इधर हाथ ही दिखेगा, है ना, और इतना इधर से जितनी हाथ की लंबाई होगी इधर भी हाथ की लंबाई उतनी ही होगी, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा, है ना। और तीसरी बड़ी गजब बात यह है कि यह दर्पण हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। सीधा का मतलब हुआ कि आप जिस हिसाब से देख पाते हैं, मतलब आप सीधे दर्पण में देखेंगे आपका चेहरा भी सीधे ही दिखाई देगा, है ना, लेकिन इसकी प्रकृति आभासी होगी। आभासी होने का मतलब हुआ कि जिस वस्तु का प्रतिबिंब आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वो तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और जिसे आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते वो आभासी प्रतिबिंब होता है। तो हम समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना, उसे कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक की बातों को हम ध्यान में रखेंगे समतल दर्पण में, है ना। तुम्हें नंबर वाइज कॉपी में लिखनी हो तो व्यवस्थित करके लिख लें। नंबर 1 लिखोगे कि समतल दर्पण सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। नंबर 2 सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब होता है। और दूसरी बड़ी बात कि बिंब प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब होता है। और तीसरी बड़ी बात प्रतिबिंब का आकार, हाँ, कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के समान होता है, बराबर होता है, ठीक है। The height of image is equal to the height of object, है ना। तो ऊंचाई बराबर होती है, दूरी बराबर होती है, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये 3 बातें हमें इसके बारे में मूल रूप से याद रखनी है। अब मैं इनके बारे में एक गजब बात बताता हूँ। कभी 2 समतल दर्पण समांतर रखे गए हों, है ना। एक समतल दर्पण इधर खड़ा किया हो 90 डिग्री के एंगल पर, एक समतल दर्पण इधर सामने 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा किया हो, और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट खड़ा रहता है तो बीच में अनंत प्रतिबिंब दिखाई देती है ना। तो इस बात का हमने कई स्थानों पर अनुभव किया होगा। हाँ, बार्बर की शॉप की अलग कहानी है, वो मैं अवतल दर्पण में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ तक की क्या बात समझ में आई कि अगर 2 समतल दर्पणों के बीच में 2 समांतर समतल दर्पण में कोई वस्तु पाई जाती है तो उसके अनंत प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, है ना। और यह भी पूरा का पूरा निर्भर करता है एंगल पर। आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे इसके बारे में, हम 10वीं में तो नहीं बात करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है ये, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो ये एंगल पर डिपेंड करता है कि जो आपने दर्पण रखा ना, जो समतल दर्पण आपने खड़े किए, ये किस एंगल पर खड़े किए। जिस एंगल पर खड़े किए हैं उस हिसाब से उसके प्रतिबिंब बनते हैं। इनका एक सीधा सा फंडामेंटल
तरीका होता है प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा। अब मान लो कि दो समतल दर्पण 90 डिग्री के एंगल पर खड़े हैं। 90 डिग्री कैसे? एकदम एक समतल दर्पण ऐसे हैं और दूसरा समतल दर्पण ऐसे हैं, दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पर खड़े हैं और इसके बीच में आप कोई वस्तु रखोगे तो थीटा की जगह वैल्यू लिखेंगे 90। अब 90 का 360 में कितनी बार भाग गया? 4 बार। और यहाँ एक सिस्टम रहता है कि प्रतिबिंब कभी सम संख्या में नहीं बनते हैं, तो इसलिए हम -1 करेंगे, तो यहाँ पर आपको 3 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। ठीक है ना? 360 में 90 का भाग 4 बार गया, -1 करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। यानी आप 90 डिग्री के एंगल पर किसी भी ऑब्जेक्ट को समतल दर्पणों के बीच में रखते हैं तो उसमें 3 प्रतिबिंब, 3 इमेज दिखाई देगी। एक जलती हुई मोमबत्ती को इनके बीच में खड़ा किया जाए तो इन समतल दर्पणों के बीच में 3 जलती हुई मोमबत्तियां और दिखेगी। अब ये निर्भर करता है जिस भी एंगल पर हो। एक बात देखी जाती है कि इसमें प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा एक विषम संख्या होती है। अगर आपकी ज्ञात करने से सीधा विषम संख्या में आंसर आ जाता है तब तो बात ठीक, नहीं आता है तो -1 कर लेंगे। ठीक है, पर हमारे सिलेबस में है नहीं। इससे बढ़कर एक बड़ी बात कि अगर आपको अपने शरीर का पूरा प्रतिबिंब चाहिए समतल दर्पण में, है ना, तो समतल दर्पण की मिनिमम हाइट आपके शरीर की हाइट की आधी होनी चाहिए, है ना। आपको अपने शरीर का पूरा प्रतिबिंब, एडी से चोटी तक का पूरा प्रतिबिंब आपको समतल दर्पण में चाहिए, तो समतल दर्पण की मिनिमम मीन्स कम से कम समतल दर्पण की ऊंचाई आपके हाइट की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। बाकी आधी से ज्यादा है तो दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आधी से कम हुई तो नहीं दिखेंगे, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है हमें। तो सद्दू खड़ा होकर देखेंगे। हाँ, थोड़ा दूरी एडजस्ट करना पड़ता है, बाकी दिख जाएंगे उसमें। क्लियर? तो हमने समतल दर्पण के बारे में इतनी बात की। अब इसके बाद में गोलीय दर्पण के बारे में बात करेंगे। हमने समतल दर्पण के बारे में बात समाप्त की। अब गोलीय दर्पण की बात करें। गोलीय दर्पण परावर्तन पर आधारित एक घटना है। अभी हम परावर्तन के बारे में ही बात कर रहे हैं, है ना, और परावर्तन की पूरी घटना दर्पण पर आधारित है। अब हमें समझना है गोलीय दर्पण क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। गोलीय दर्पण की बात करें तो ये दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक गोला है ना। इसके अंदर का स्मरण रहे, ये वृत्त नहीं है, गोला है। तो सर गोला भी काट के वृत्त के जैसा ही होता गोला फुटबॉल के आकार में होता है ना, और वृत्त नहीं, वृत्त जो होता है वो सिक्के के रूप में होता है ना। एक 5 रुपए का सिक्का, एक 2 रुपए का सिक्का एक वृत्ताकार है ना, जबकि फुटबॉल या वॉलीबॉल ये सारे या गेंद ये गोलाकार है। तो ये पूरा का पूरा एक गोला है, और इधर है से ना। भी चारों तरफ अब से इस गोला है। गोले के चारों तरफ या अंदर या बाहर की तरफ अगर लेप कर दिया जाए किसी, है ना, और लेप करके इसको अपारदर्शी सतह बना दी जाए तो ये दर्पण बन जाती है ना। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, है ना। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो हम उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, है ना। तो हमारी पहली परिभाषा गोलीय दर्पण के लिए क्या हो जाएगी कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या है, गोलीय, है ना। और ये गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसे कहते हैं, हाँ, कॉनकेव मिरर, है ना। और दूसरा है उत्तल दर्पण, और ये सर अंदर की साइड होता है, वो बाहर की साइड। है ना, जिन्हें कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, है ना। वो सर अब हमें इनके बारे में अलग अलग बात करेंगे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन के बारे में पता करें। अवतल दर्पण, आवाज नहीं भाई। गोलीय दर्पण हमने कहा ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। अब हम इसके 2 भागों में बारे में बात करें, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब है एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो,
है ना, या गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, है ना। देखो अभी हमने ये जो गोलाकार भाग बनाया ना, इस गोलाकार भाग का सेंटर है कहीं ना कहीं, है ना, बीच में इसका सेंटर उपस्थित होता है, यस ये इसका केंद्र है। और इस केंद्र की ओर अगर कोई दर्पण मुड़ा हुआ हो, अगर कोई दर्पण इस केंद्र की ओर वक्रित हो, यानी आप ऐसे माने कि मैं इनको बीच में से काट देता हूँ इस तरीके से, और मैं इसके बाहर की तरफ लेप कर देता हूँ, कर दो ये इस तरीके से, सर। ये धातु या आदत हाँ किसी धातु का लेप किया जाता है, अधातु नहीं, धातु का लेप कर दिया गया है इसके चारों ओर, इसके बाहर की तरफ। अब इसके जैसे ही बाहर की तरफ किसी धातु का लेप किया गया, है ना, तो ये क्या हो गया, अब ये परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ का मतलब है जो आपने अपारदर्शी सतह बनाई है वो, है ना, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक परावर्तक पृष्ठ है, ये पूरा का पूरा, है ना। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, अंदर की ओर मुड़ा हुआ हो, है ना, या गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, जिसे हम कहते हैं अवतल दर्पण, है ना। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, है ना। अब देखो जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होगा ना, उसका लेप अंदर की ओर किया जाएगा, और जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है उसका लेप बाहर की ओर होगा, है ना। तो इसका हमने लेप कर दिया अंदर की तरफ, यस तब ये बन गया आपके क्या, कौन में उत्तल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। ये दोनों अवतल और उत्तल दर्पण में डिफरेंस हो गया। यस हो गया। क्लियर यहाँ तक, यस है ना। जैसे में व्यावहारिक जीवन में बात करें हाँ करो तो चम्मच, है ना, स्पून, हाँ चम्मच का सीधा भाग, चमच है ना, चम्मच जो है ना उसका सीधा भाग अवतल दर्पण है, और चम्मच का उल्टा हुआ भाग बाहर की तरफ, मतलब चम्मच को उल्टा करेंगे ना तो बाहर की तरफ ऐसे मोटा भाग जो दिखाई देगा हाँ वो उत्तल दर्पण है। आप उसमें ट्राई करके देखना, आप चम्मच के सीधे भाग में अपना चेहरा देखेंगे तो चेहरा आवश्यकता से बड़ा दिखाई देगा, हाँ है ना, और उसको उल्टा करके पीछे की तरफ देखेंगे तो उसके अंदर चेहरा छोटा दिखाई देगा। जिसमें चेहरा छोटा दिखाई दे रहा है वो उत्तल दर्पण है, और जिसमें चेहरा बड़ा दिखाई दे रहा है वह अवतल दर्पण है। कौन मिलेगा ठीक है, यस हाँ। तो चम्मच का सीधा भाग अवतल दर्पण और चम्मच का उल्टा भाग उत्तल दर्पण होता है। तो हमें यहाँ पर इनकी आकृतियों से क्या समझ में आया कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, हम अगर अपनी कॉपी में परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो लिखेंगे गोलीय दर्पण, इसकी परिभाषा, उसके बाद में अवतल दर्पण, उसमें डैश करके लिखेंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, अथवा या अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, जिसे अवतल दर्पण कहते हैं, है ना। और फिर उसका फोटो बना लेंगे। क्लियर। फिर हम कहेंगे उत्तल दर्पण के बारे में, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, जिसे उत्तल दर्पण कहती हैं, और उसका फोटो बना लेंगे। आगे बात समझ में। यस अब आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसमें उत्तल दर्पण कौन सा है बताएं जरा। ये पहला कि दूसरा, बाएं वाला हाँ पहला, ये जो है वो उत्तल दर्पण है ना, ये कॉन्वेक्स मिरर है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, अवतल दर्पण। मिरर कौन के मिरर तो इनके बारे में मैं ध्यान रखूंगा। अब हम इनके प्रतिबिंब निर्माण के बारे में बात करेंगे। प्रतिबिंब निर्माण से पहले हमें इसकी टर्मिनोलॉजी को समझना होगा, इनकी शब्दावली को समझेंगे हम, टर्मिनोलॉजी, है ना। आज की कक्षा में हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, जिनके दो प्रकार अवतल और उत्तल दर्पण। इसके बाद हमें इन दर्पणों से संबंधित शब्दावलियों को पढ़ना होगा। आज के लिए हम इतना ही, आगे पढ़ेंगे कल की कक्षाओं में, आगे की कक्षाओं में देखेंगे इनकी शब्दावलियों के बारे में। तो आज हम इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बढ़िया।